नमस्कार दोस्तों, वनिका पब्लिकेशन के फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है। सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के निदेशक डॉक्टर कल्याण रुद्र जी, और उनसे बातचीत करेंगे पत्रकार स्वतंत्र मिश्र जी। आप दोनों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी शुक्रिया। स्वागत है स्वतंत्र जी, आगे के मंच के लिए। बिन पानी सब सून श्रृंखला के तहत ये पानी पर जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इस श्रृंखला के तहत बिन पानी सब सून के तहत 5वीं कड़ी में आज डॉक्टर कल्याण रुद्र जी का स्वागत है। और डॉक्टर कल्याण रुद्र जी का थोड़ा परिचय मैं दे दूं। ये पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन हैं अभी वर्तमान में, और इससे पहले राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। अकादमिक रूप से डॉक्टर रुद्र भूगोलवेता हैं, ज्योग्राफर हैं, और इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो नदियों और जल प्रबंधन के रूप में रहा है। और इन्होंने बहुत काम किया है नदियों के ऊपर, पानी के ऊपर। तो इनको 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने गंगा की सफाई को लेकर एक कमेटी बनाई थी। डॉक्टर रुद्र इसमें एक्सपर्ट की भूमिका में थे। उसके बाद डॉक्टर रुद्र राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन कोर ग्रुप के सदस्य भी रह चुके हैं। तीस्ता नदी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने एक कमेटी बनाई थी पानी की शेयरिंग को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच। तो डॉक्टर साहब इस कमेटी के हेड भी रहे, और इनकी 2 किताबें अभी आनी हैं, एक रिवर्स ऑफ बंगाल और दूसरी इंडिया सुंदरबन ए ज्योग्राफिकल अकाउंट। तो आप सबों के बीच डॉक्टर रुद्र का स्वागत है। और आज का विषय जो है वो है फरक्का बैराज, नफा और नुकसान। तो डॉक्टर रुद्र जी से पहला सवाल सुन रहे हैं साहब? हेलो। हाँ, गंगा पर फरक्का बांध 1974-75 में बन गया था। 61 से शुरू हुआ और 12-13 साल 14 साल लगे। इसको हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया था। तब इसकी लागत 150 करोड़ से ज्यादा आई थी, और यह कहा गया था कि इससे कोलकाता का जो पोर्ट है, बंदरगाह है, इसमें जो सिल्ट भर जाता और जो जल मार्ग था जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे जिस रास्ते से, वहां सिल्ट जमा हो जाता था, जिससे जहाज को आने में तकलीफ होती थी। तो इस वजह से इसको बैराज को बनाकर ये किया गया था। और तो अभी क्या स्थिति है? अभी पोर्ट की क्या स्थिति है, कोलकाता पोर्ट की? सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। थैंक यू शर्मा जी। पहले एक बात तो जरूर मैं कहना चाहूँगा, मेरे हिंदी बहुत खराब है, वो जरा माफी करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा इंग्लिश में भी कोई बात बोलेगा। फरक्का बैरेज के बारे में बहुत चर्चा हुई। ठीक ही कहा, इसका कंस्ट्रक्शन 62-63 में स्टार्ट हुआ, 71 में हो गया था, और 4 साल लगा। जो फीडर कैनाल है वो 38 किलोमीटर लॉन्ग गंगा से भागीरथी को कनेक्ट करता है। तो 38 किलोमीटर लॉन्ग जो फीडर कैनाल है उसको काटने में और 4 साल लगा। 1975 को 21 मई मिसेस इंदिरा गांधी उसको इनॉग्रेट किया। लेकिन इसको हिस्ट्री बहुत पुराना है। ये हम लोग का इंग्लिश में कहा जाता तो ये कॉलोनियल हैंगओवर है। कोलकाता पोर्ट बना हुआ था लेट 18th सेंचुरी में। जी। उस टाइम में कोलकाता पोर्ट का जो लोकेशन है ना, ये एक रिवराइन पोर्ट है। समुद्र से करीब 150 किलोमीटर इनलैंड में है, हुगली रिवर में है। और इसको जो इसमें टाइड चलता है, टाइड में
ज्वार ज्वार और भाटा भी चलता है। करीब जो ज्वार का टाइम में 4-5 मीटर पानी ऊंचाई हो जाता, फिर भाटा का टाइम में फिर कम हो जाता। जब लेट 18th सेंचुरी में ब्रिटिश लोग ये पोर्ट बनाया था और इसका हिंटरलैंड बहुत बड़ा था। हिंटरलैंड आज को यूपी तक, बिहार, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम एंड बांग्लादेश, ये विराट जो जगह है उसका सब प्रोडक्ट इससे जाता था, बाहर जाता था, लंदन जाता था और आता भी था। लेकिन प्रॉब्लम हो गया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस टाइम में हम लोग का जहाज दूसरा किस्म का था, वो वुडन लाइट जहाज था और वो नदी में इजीली आ सकता। लेकिन जब हम लोग का 1947 में हम लोग का स्वाधीनता स्वतंत्रता मिला, तब शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी चेंज हो गया। बहुत बड़ा बड़ा ऑयल टैंकर आया, उसको बड़ा बहुत ज्यादा से ज्यादा ड्राफ्ट पानी चाहिए मूवमेंट के लिए। सो कोलकाता पोर्ट में आना जाना बहुत मुश्किल हुआ। ये प्रॉब्लम पहले से ही था। ब्रिटिश लोग सोच रहा था कि क्या कर सकता है। वो लोग क्या किया, मेनी टाइम्स दे के ऑप्टेक पॉइंट है जहाँ दो नदी अलग होता है, भागीरथी और गंगा, वो जगह पर काटता था, लेकिन पानी नहीं आया। क्यों नहीं आया? गंगा को जितना पानी बहता है उसका 525 क्यूबिक मीटर एनुअली, उसका 80-85% तो जुलाई अगस्त सितंबर में चला गया। और सो सुखाड़ का टाइम में नदी इतना नीचे चला जाता कि भागीरथी में पानी नहीं आता, और जो उसका जो ट्रिब्यूटरीज था वो भी उसका भी कम हो जाता पानी। अभी क्या हाल हुआ? प्लानिंग था अगर हम लोग 40,000 क्यूसेक पानी भागीरथी में ला सका और फीडर कैनाल से थ्रू से, तब ये सिल्ट सब सेडिमेंट सब डीप सी में चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि 1971 में बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया। बांग्लादेश डिमांड किया कि हमको भी इक्वल शेयर का पानी चाहिए, तो हमको चाहिए 40,000 कोलकाता के लिए और 40,000 बांग्लादेश के लिए, 80,000 क्यूसेक। देखा जाता अप्रैल में महीना में फराक्का में पानी 45-50,000 के नीचे चला जाता। तो जो पानी रिकमेंड किया था वो पानी कभी नहीं आया। इसका जो रिजल्ट हुआ, फराक्का बैराज में से पानी से जो सिल्क डीप सी में जाना था वो नहीं गया। प्रॉब्लम एज यूजुअली जो जैसा था वैसा ही है अभी तक। तो हम लोग ऐसा किया, आउट साउथ में हल्दिया में एक न्यू पोर्ट बनाया 71-72 में का बाद ऐसा हुआ। लेकिन अभी उस पोर्ट में भी, हल्दिया में भी जहाज घुसना बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल सोचता है आउट साउथ में सी फेस में कोई नया पोर्ट बना जाएगा ताज। प्रेजेंट हालत तो ऐसा ही है। सर ठीक है, ये तो आप बता रहे हैं कि जो जिस पर्पस के लिए फरक्का बैराज बना था वो पर्पस सॉल्व अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन जो फरक्का बैराज बनने के बाद गंगा में सिल्टेशन बढ़ा है। फरक्का बैराज के आसपास बहुत दूर दूर तक सिल्टेशन काफी बढ़ा है, पानी का फ्लो कम हुआ है। आप इसके बारे में बताएं सर। देखिए स्वतंत्र जी, प्रॉब्लम समझना चाहिए सर। वो जब फरक्का बैराज बन रहा था तब इंडिया में करीब 55 करोड़ पॉपुलेशन 1971 सेंसस में, अभी तो 135 करोड़ है। 110 मिलियन हेक्टेयर हम लोग का एग्रीकल्चरल लैंड है। और एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन जो हुआ तो गंगा का पानी से लार्जली हुआ। सूखा का टाइम में कानपुर
बैराज बनाया, बिजनौर बैराज बनाया, पहले हरिद्वार का बैराज हुआ था, उसके भी छोड़ के ट्रिब्यूटर इसका ऊपर मिनी डैम्स बैराज हो गया। हुआ क्या, पानी गंगा कहीं बहती पानी नहीं है, ये सेडिमेंट लोड भी कैरी करता है। इसका 1980 में इसका एनुअल सेडिमेंट लोड था 80 मिलियन टन्स। जब हम लोग 2014 में स्टडी किया IIT का साल, तब देखा अभी वो कम के 170 मिलियन टन्स हो गया। कहाँ गया ये सेडिमेंट? ये सेडिमेंट लोड सब बैरेज का ऊपर, डिफरेंट बैरेज के ऊपर स्ट्रैप्ड हो गया। फरक्का में भी हो गया, कानपुर में हुआ, सब जगह में जितना फ्लोइंग वाटर, बहता नदी सेडिमेंट लोड कैरी करता है। अगर आप उसको स्टैंड स्टिल बना दिया तो वो सेडिमेंट लोड ड्रॉप कर देगा। ऐसा ही हुआ। सेडिमेंट लोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस सेडिमेंट लोड से ये बंगाल डेल्टा बना हुआ, सुंदरबन डेल्टा बना हुआ है। हमको जो एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी, उसको साथ ये सेडिमेंट लोड का इम्पोर्टेंट रिलेशन है। आप एक बार आईनी अकबरी देखिए, अबुल फजल का आईनी अकबरी, वो लिखता है कि फ्लड प्लेन ऑफ गंगा इज वेरी प्रोडक्टिव। वो बोला एक दाना से 3 सेर भी धान हो जाता। बार्नियर जब 1666 में वो इंडिया में आया, वो लिख रहा है बंगाल इतना प्रोडक्टिव है, इसका ऐसा प्रोडक्टिव लैंड कहाँ भी नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस सेडिमेंट लोड एंड सिल्ट। ये अभी घट गया। हम लोग का जितना बैराज डैम बनाया, कुछ इरिगेशन तो जरूर हुआ, कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी बना, लेकिन सेडिमेंट सप्लाई इतना कम हो गया। 800 मिलियन टन से 170 मिलियन टन हो गया। पानी भी कम हो गया, सेडिमेंट लोड भी कम हो गया। सो डेल्टा बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो बंद हो गया। इसका क्या नुकसान होगा सर आगे, डेल्टा बनना बंद हो? नुकसान हम लोग देख रहा था, आपको जो सुंदरबन डेल्टा है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सुंदरबन। ये बना है गंगा का स्वीट वाटर रेजिम, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना का स्वीट वाटर, जब मीठा पानी जो आता है उसका साथ समुद्र को सलाइन वाटर मिक्सिंग में बना है। इट इज बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द स्वीट एंड सलाइन वाटर। स्वीट वाटर रेजिम एक कम हो गया, सलाइन डोमिनेट कर रहा है। क्योंकि सुंदरबन का जो सुंदरी ट्री है वो अभी नहीं होता है, कम हो गया। और अंडरग्राउंड से सैलिनिटी जो वो इंक्रीज कर रहा है। सो ग्राउंड वाटर पानी अभी खड़ा हो जाता है धीरे-धीरे। और जो होता है सी एनक्रोच कर रहा है। सुंदरबन डेल्टा में नया लैंड अभी नहीं बन रहा है, उल्टा से क्या हो रहा है, सी आगे आके लैंड को खा लेता है। बहुत सब विलेज डिसअपियर कर गया। I was consulting the map of 1780 by जेम्स रेनल का मैप का साथ अभी हम जब कंपेयर किया, तब देख रहा है जहाँ गंगा सागर कपिलमुनि का आश्रम है, वहाँ सागर करीब 12 किलोमीटर आगे चला गया 240 साल में। कंटिन्यूअसली इट इज एनक्रोचिंग। ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। इकोलॉजिकल बैलेंस इज खराब हो गया। इससे तो बैरन लैंड भी बढ़ेगा फिर। बैरन लैंड नहीं, जो होगा हमको जो सी लेवल राइज हो रहा है, सी लेवल राइज कितना रेट में हो रहा है? लास्ट जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का रिपोर्ट हम देखा है 2019 का, उसमें बोला सी लेवल एट बे ऑफ बंगाल इज राइजिंग एट द रेट ऑफ 3.6 मिलीमीटर पर ईयर। उसका साथ बंगाल डेल्टा में और एक प्रॉब्लम हुआ, सुंदरबन में लैंड को सबसाइड कर रहा है एट द रेट ऑफ 2.9 मिलीमीटर पर ईयर। तो अब जोड़िए 2.9 प्लस 3.6 हो गया 6.5 मिलीमीटर।
इस रेट में सी एवरी ईयर एनक्रोच कर रहा है इनलैंड। एक्सपर्ट लोग ऐसा भी बोल रहा कि 50 साल बाद 2070 में वो कलकत्ता के आसपास चला सकता है और कलकत्ता सबमर्ज हो जाएगा। हम ऐसा सोच नहीं रहा है कलकत्ता तक चलाएगा, लेकिन बहुत सा लैंड तो सबमर्ज हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस इज ए वेरी सीरियस चैलेंज, ग्लोबल चैलेंज। बे ऑफ बंगाल में उसका हालत और भी खराब है। और एक प्रॉब्लम हुआ मिश्र जी, सी साइक्लोन का इंटेंसिटी बढ़ गया। कुछ दिन पहले अम्फान आया था, उसका पहले बुलबुल आया था, उसका पहले आयला आया था। So intensity of the sea cyclone is increasing because sea surface temperature जो है ना वो बहुत जल्दी बढ़ रहा है। Globally, sea surface temperature is increasing at the rate of 0.06 degree centigrade per decade. बंगाल डेल्टा में, बे ऑफ बंगाल में इसका रेट है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकेड। वो साइक्लोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है और सो साइक्लोन इज स्ट्राइकिंग मोर फ्रीक्वेंटली। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है सर। थ्योरेटिकली ऐसा है कि नदी जो है, नदी समंदर में जाकर मिलती है और वो जो है समंदर का पानी को रोकती है। मतलब जो सी फ्लड है उसको रोकने का काम नदी करती है। अब जब नदी का फ्लो कम होगा, पानी कम समंदर में जाएगा तो फ्लड भी बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे समुद्र की तरफ से। ये नदी क्या है ये जरा क्लियरली समझ। हम लोग को जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज इवापोरेशन, condensation, movement of air, precipitation, then runoff. यही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, यही पृथ्वी का बैलेंस है। इवापोरेशन, कंडेंसेशन, मूवमेंट, प्रेसिपिटेशन एंड रनऑफ। वो जो रनऑफ है ना, जो प्रेसिपिटेशन का बाद, बारिश का बाद भूमि को स्पर्श करके सागर के तरफ जाता है, वही नदी है। बैलेंस, ये हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस, ये इसको हम लोग बंद कर दिया। हम लोग क्या किया, हम लोग ये जो इतना बैरेज डैम्स बनाया, इसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंटरप्टेड हो गया। नॉट ओनली वाटर बट आल्सो सेडिमेंट लोड एंड बायोडाइवर्सिटी। नदी बहमान धारा में बहुत प्राण भी बचा हुआ है। तो रनिंग वाटर भी चल रहा था। देखिए, आप जानते हैं कि इल्सा पहले बे ऑफ बंगाल से बिहार होके बनारस तक, आगरा तक चला जाता, इलाहाबाद से चला जाता। अभी उसका इतना बैरेज हुआ, इतना डैम हुआ कि फराक्का, कानपुर, बिजनौर तो जा ही नहीं पाएगा। Ilsa, many other species. So river is fragmented. नदी का हम फ्रैगमेंट बना दिया। So biodiversity hotspot is also fragmented. टुकड़ा हो गया। तो ये हमको समझ, देखिए नया एक कंसेप्ट आया मिश्र जी, इसको बोलता है इकोलॉजिकल फ्लो। इकोलॉजिकल फ्रॉड, इकोलॉजिकल फ्लो, इकोलॉजिकल फ्लो। Ecological flow means how much flow we should allow in the river. ये समझ गया, मान भी लिया थोड़ा पानी हमको चाहिए, हमको कृषि के लिए चाहिए, हमको इंडस्ट्री के लिए चाहिए, हमारा पीने के लिए चाहिए, हमारा डोमेस्टिक सप्लाई के लिए चाहिए, लेकिन कितना पानी नदी में भी चाहिए, ये दोनों में एक शेयरिंग होना चाहिए। That should be a rational sharing. Total withdrawal of water, पूरा पानी नदी के लेके अगर आप कृषि में दे देगा, इंडस्ट्री में दे देगा, डोमेस्टिक सप्लाई में देगा, और नदी ड्राई हो जाएगा, इट विल बी डिजास्टर। इंडियन कल्चर तो था नदी के साथ हम लोग नदी के माँ बोलते थे।
जो टेक्स्ट है वो इंग्लिश में भी निकला, उसमें एक जगह लिखा है he who dams the river should be excluded from the society। जो नदी का बहता नदी को जो डैम कर देगा उसको सोसाइटी से निकाल देगा। 1922 में रविंद्रनाथ टैगोर मुक्तधारा एक ड्रामा लिखा था, सेम थिंग ही रोट, नदी को बहने दो, नदी को चलने दो, उससे तुम्हारा मंगल है, ग्रेटर कॉमन गुड। लेकिन हम लोग क्या किया, हम लोग सोचा कि जितना भी पानी नदी से हम लोग ले लेगा उससे हमको फायदा है। रिवर रेंडर्स मेनी apparently invisible services to the society and ecosystem। हम इकोसिस्टम के बारे में तो सोचता ही नहीं है। इकोसिस्टम को भी पानी चाहिए, अगर इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा तो हमको हम भी खत्म हो जाएंगे। तो सोचा हम लोग एवरीथिंग इज गाइडेड बाय द लॉजिक ऑफ प्रॉफिट। हम सोचा किस पे ज्यादा नाफा है, जितना भी पानी नदी से ले लो तो हमको नाफा है। नो, दिस इज अ रॉन्ग कांसेप्ट। रिवर रेंडर्स मेनी apparently invisible services to the society। नदी जो सर्विस आपको देता है वो आपको सब टाइम दिखाई नहीं देता है। से इट फ्लशेस द सेडिमेंट लोड। जो नदी ने जो जितना गंदा पानी, जितना सेडिमेंट लोड है वो बारिश का टाइम में धो के सागर ले जाता है। इट रिचार्जेस द ग्राउंड वाटर पूल। माटी का नीचे जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज कर देता है। आपको पानी मिलता है सूखा का टाइम में, बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्ट करता है, आपको नेविगेशन का हेल्प करता है, आपको नेविगेशन जाने का मोस्ट चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नेविगेशन। सपोर्ट एंड इट बिल्ड्स अप द लैंड। ये लैंड बिल्डिंग करता है। अगर नदी नहीं रहता तो ये बंगाल डेल्टा व्हिच इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड ये बनता ही नहीं। सोचता है नदी ऐसा है, ये बहता नाला है पानी का। नो, इट कैरीज सेडिमेंट लोड, इट सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी, इट सपोर्ट्स इकोसिस्टम, इट सपोर्ट्स ह्यूमन सोसाइटी। ये समझना चाहिए। ऑलमोस्ट सर 2500 किलोमीटर 2600 किलोमीटर गंगा का जो लंबाई है, इसके किनारे जितनी खेती है वो सब खराब होने की स्थिति में है। अगर पानी का फ्लो कम होगा बांध की वजह से, तो जो सिल्टेशन जो बांध के आसपास होता है, दराज के आसपास होता है, जो खेतों में जाता था, खादड़ बांगड़ जिसको बोलते हैं, उसमें जाना बंद हो गया है। वो अब इकट्ठा हो रहा है बांध के आसपास। तो ये मतलब जो खेती का जो सिस्टम है ये भी खराब हो रहा है। ये मिश्रा जी ये सोचिए 1960 मिड 60 से हम लोग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बदल ली, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन, हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप हम लोग इंट्रोड्यूस किया। ओके, अगर किया था बंगाल और बिहार का फार्मर्स को तो बाढ़ को से डरता नहीं था, बोलता था बाढ़ को आने दो, 2 दिन का बाढ़ रहेगा, उसके बाद पानी चला जाएगा, सेडिमेंट लोड और सिल्ट को छोड़ के जाएगा, फर्टिलिटी इंक्रीज कर जाएगा, बम्पर क्रॉप। ये था कल्चर ऑफ बंगाल एंड बिहार एंड असम। लेकिन टाइप का इंटरवीन किया। एक नदी का पार में एक हम लोग क्या करता है, एम्बैंकमेंट बना दिया। एम्बैंकमेंट तो छोटा बाढ़ तो रुक गया, लेकिन जो सेडिमेंट लोड खेती में आता था, फर्टिलिटी को इंक्रीज करा, वो अभी नदी का भीतर चला गया। एंड नदी ग्रेजुअली लूजिंग इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। और क्या हुआ, जो पानी ड्रेन करके नदी का तरफ आता वो भी बंद हो गया। सो और हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते जमीन को एकदम खराब कर दिया। अब पानी भी जहरीला हो रहा है। हाँ, एकदम पानी भी खराब हो। अब देखिए, हमको ये समझना चाहिए पहले कि हमको कितना वाटर पानी नदी से हम ले सकता, चाहता है बहुत, नदी का इतना देने का क्षमता नहीं है, उसको मार ही दिया पूरा। इतना डिमांड क्रिएट किया जो नदी का देने का क्षमता नहीं है।
इस सब नदी के इरिगेशन कमांड में होता है। ये कमांड एरिया में हर जगह में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट आप केयरफुली आप देखिए, वो लोग बोलता है जितना पानी हम रिजर्वायर में स्टोर किया, वो पानी से इवापोरेशन लॉस हुआ और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हुआ। ओनली 38% ऑफ दैट स्टोर्ड वाटर रीच्ड द एग्रीकल्चरल फील्ड। आप समझ लिया मिश्र जी, जितना पानी आप 100 यूनिट स्टोर किया, ओनली 38 यूनिट रीचिंग द एग्रीकल्चरल फील्ड, और बाकी क्या हुआ, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। तो इन द मीन टाइम आप क्या किया, आप एग्रीकल्चरल पैटर्न चेंज कर दिया, फार्मर को नया ऐसा सीड दिया जिसको बहुत बहुत पानी चाहिए। तब क्या हुआ, हम लोग को सिखाया गया कि जाओ ग्राउंड वाटर में बहुत पानी है, उठाओ पानी। हम ग्राउंड वाटर पे हाथ दिया, और ग्राउंड वाटर तो चाहिए लेकिन उसको रिप्लेनिशेबल लिमिट में लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखिए बंगाल डेल्टा में से 1800 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल है। 1300 मिलीमीटर रेनफॉल होता है मानसून में, 4 मास में होता है। इसका करीब 20% ग्राउंड वाटर में चला जाता है। इसका मतलब है अगर 1200 मिलीमीटर कहाँ भी रेनफॉल हुआ, 240 मिलीमीटर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। अगर आप 240 मिलीमीटर ग्राउंड वाटर से उठा के इरिगेशन में दे दिया, अगर आउट डोमेस्टिक सप्लाई में दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट ईयर नेचर विल हेल्प, नेचर विल अगेन रिप्लेनिश। तो क्या किया, बंगाल में जो ड्राई वैरायटी राइस इंट्रोड्यूस किया, उसको वाटर डिमांड है 1500 मिलीमीटर। जब रिचार्ज होता है 240 मिलीमीटर, उसका डिमांड हम क्रिएट किया 1500 मिलीमीटर। रिजल्ट की हुआ, रिजल्ट हुआ आर्सेनिक, फ्लोराइड, सैलिनिटी, पूरा जगह प्रोडक्टिविटी खत्म हो गया। हम लोग देखिए, एक जनरेशन में आप नेचर को खत्म कर देगा तो हमारा बच्चा लोग क्या होगा, हमारा ग्रैंड डॉटर का क्या होगा। आई हैव ए ग्रैंड डॉटर ऑफ 6 years old, उसका क्या होगा, ये समझना चाहिए। So planning should not be guided by the logic of profit. It should be guided by sustainability. जो टिके रहेगा, जो सस्टेनेबल है, जो फ्यूचर जनरेशन का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा, जो नदी का प्रोटेक्ट करेगा एंड बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्ट करेगा। ये हमको ऐसा प्लानिंग चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं ये पूछ रहा था कि हम देख रहे हैं कि पहले पानी के को लेकर लोग सेंसिटिव थे, जो हमारा फार्मर थे, या जो यूजिंग का पानी का यूज करने का तरीका था वो ज्यादा बेहतर था, चाहे वो परंपरागत पानी का स्टोर करने का वो था। लेकिन ज्यों-ज्यों हमारी सुविधा बढ़ी, जैसे टैप वाटर हमने वो शुरू किया, टैप स्टार्ट किया और हमें पानी मिलने लगा, तो हमने ये नहीं सोचा कि ये पानी आ कहाँ से रहा है। ये धीरे धीरे हमने सोचना बंद कर दिया, बस हमने नल खोला, महीने का एक बिल आएगा, वो जमा करना है, हमें पानी मिल जाएगा, जितना यूज करेंगे उस हिसाब से हम पैसे दे देंगे। तो क्या ये जो लेन देन की जो संस्कृति थी प्रकृति के साथ, जो नेचर था, वो हमने पूरी तरह से बदल दिया, शायद इस वजह से हुआ? मिश्र जी, क्या हुआ, आप ठीक ही बोल रहा है, हम लोग का वाटर यूज का तरीका बदल गया। तो ये कहाँ से आता है? अगर नदी से आता है, कोई ग्राउंड वाटर से आता है, और कोई रिजर्वायर से आता है, यही सोर्स है। जब यूज कर लिया, वो वेस्ट वाटर हो गया, वो खारा पानी वेस्ट वाटर हो गया। ये वेस्ट वाटर कहाँ जाता है? अगर आप कोई शहर में आए तो वो ड्रेन में चला जाता है, और ड्रेन में चला के जाके वो कहाँ भी चला जाएगा। हम कभी भी सोचा नहीं कि इसको रीयूज करना चाहिए, इसको रिसाइकल करना चाहिए। देखिए, डोमेस्टिक वाटर को रीयूज रिसाइकल करके एग्रीकल्चरल फील्ड में तो जरूर यूज कर सकता है। हम लोग सोचा नहीं। गंगा 2500 किलोमीटर का लेंथ में 118 टाउन साइज का बैंक में,
ये टाउन से करीब करीब 6,000 मिलियन लीटर ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे, प्रतिदिन नदी में चला जाता है। 6,000 मिलियन, मीनिंग 600 crores ऑफ लीटर्स। ये पानी हम लोग कभी भी रिसाइकल के लिए नहीं सोचा। ये हमको सोचना है, पानी के सप्लाई ये खत्म होना है। अब हमारा ग्राउंड वाटर चला जाता है, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो जाता है। हमको सोचना है ऐसा डिमांड देने का, सेटिस्फाई करने का क्षमता नेचर का नहीं है। reduce our demand and recycle the supply waste water. पॉपुलेशन एक बड़ा फैक्टर है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। देखिए ये तो जरूर है, लेकिन तब भी इंडिया का कितना पानी है? 4,000 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर एनुअली हम लोग नेचर से रिसीव कर रहे हैं। दैट इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। 4,000 बिलियन क्यूबिक मीटर। आउट ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है कि हमारा यूटिलाइजेबल सरफेस वाटर 690 बिलियन क्यूबिक मीटर सरफेस वाटर और 420 बिलियन क्यूबिक मीटर ग्राउंड वाटर, करीब करीब 1100 समथिंग 20 or 30 बिलियन क्यूबिक मीटर इज यूटिलाइजेबल सरफेस वाटर। दैट मींस इट इज अबाउट जितना पानी हम लोग रिसीव कर रहा है नेचर से, उसका करीब करीब 26% हम लोग यूज कर रहा है। हम लोग अगर जो ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग था, क्या था, वो लोग रन ऑफ को जो तालाब में रखता, तालाब में रखने से क्या होता था, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था। हम लोग सोचा कि इसको नदी में आने दो, पहले हम नदी में कोई जगह में डैम बैरेज बना लेगा। अगर नदी से पहुंचने का पहले उसको कहाँ भी रोक दिया, and you started to use this, that may help। हम लोग नदी को बहने देना चाहिए। अब वो जो ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ इंडिया था, हम लोग को वो कल्चर को रिवाइव करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, फरक्का बैराज के पास से एक धारा फूटती है हुगली की एक धारा फूटती है, तो हुगली की क्या स्थिति है बैराज बनने के बाद? हुगली की स्थिति तो बैराज बनने का बाद जो हुआ है, देखिए एक जो भागीरथी हुगली जो रिवर है ना, ये गंगा का एक शाखा, इसका लेंथ करीब 500 किलोमीटर है। ये 500 किलोमीटर का लोअर 280 किलोमीटर अप टू नवद्वीप तक इसमें टाइट चलता है। टाइट और अपर 220 किलोमीटर में कोई टाइट नहीं है। तो हुआ है फरक्का का पानी का पहले जब गंगा से भागीरथी डिस्कनेक्टेड हो गया था, अपर रीच 220 किलोमीटर एकदम ड्राई हो गया था। अगर फरक्का का पानी आने का बाद उसको रेजुविनेशन हो गया, रेजुविनेशन होके अभी उसका बैंक में जो टाउन विलेजेस है वो लोग का पानी तो मिल गया, लेकिन जो बेसिक पर्पस था, द सेडिमेंट लोड टू डीपर एस्चुअरी, वो नहीं हुआ। सैलिनिटी थोड़ा कम गया, जरूर कम हुआ, लेकिन जो पर्पस में फरक्का बैरेज बना था, सेडिमेंट लोड फ्लश करके डीप सी से वो बड़ा जहाज कलकत्ता बंदर में चलाएगा, कलकत्ता पोर्ट पे चलाएगा, वो नहीं हुआ। सेडिमेंट जो फरक्का बड़ा जो अथॉरिटी कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट जो ड्रेजिंग कर रहा है, वो ड्रेजिंग आगे जो जितना वॉल्यूम था, अभी इसका 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो गया। प्रॉब्लम हम लोग का अभी पोर्ट का शिफ्ट करना है साउथवर्ड। अभी गवर्नमेंट इसलिए सोच रहा है कि हम सी फेस में ताजपुर बोल के एक जगह है, एकदम बे ऑफ बंगाल का घाटी में, वहाँ एक पोर्ट बना जाएगा, जहाँ डीपर ड्राफ्ट मिलेगा, ये प्रॉब्लम भी चला जाएगा। सर, फरक्का बांध के कारण, फरक्का बांध जब बना तो भारत बांग्लादेश में भी तनाव की स्थिति बनी। तनाव की वजह क्या रही और अभी क्या हालात है?
कैन यू रिपीट समुद्र जी? हाँ सर, हाँ मैं ये कह रहा था, फरक्का बांध जब बना, उसके बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच में टेंशन की स्थिति हुई, तनाव की स्थिति बनी। अभी क्या स्थिति है? तनाव की वजह क्या रही थी और अभी क्या हालात? देखिए 1996 में हम लोग का एक एग्रीमेंट हुआ था, इंडो बांग्लादेश एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट में क्या हुआ था, लोग एग्रीड किया, बोथ द कंट्रीज एग्रीड किया, जो फराक्का में जो अवेलेबल वाटर है 40 प्रीसीडिंग 4 डिकेड्स का, दैट मींस 1996 का पहले जो 4 दशक का पानी, उसका एक एवरेज बनाया गया। एवरेज बना के दो देश एक टेबल बनाया, अगर हम स्क्रीन शेयर कर दो देखा भी सकता है, हम लोग कितना पानी लेगा और बांग्लादेश की तरफ कितना पानी छोड़ेगा। 1996 में ये एग्रीमेंट हुआ 3 डिकेड्स के लिए, 3 डिकेड्स के लिए। लेकिन प्रॉब्लम है जो हुआ, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 40 प्लस 40 80,000 क्यूसेक्स। देखा गया अप्रैल महीने में, मई महीने के फर्स्ट वीक में फराक्का में पानी 80 तो दूर 50 45 ऐसा हो जाता। तब वो क्लॉज ऐसा था, अगर ऐसा कभी हुआ 70,000 क्यूसेक के नीचे चला गया पानी, तो दो देश आधा आधा ले लेगा। लेकिन आधा आधा तो ले लेगा, लेकिन प्रॉब्लम जो हुआ इस साइड में, उस साइड, इस साइड में क्या प्रॉब्लम हुआ, जो 40,000 क्यूसेक was based on a mathematical hydraulic modeling calculation। वो एक हाइड्रोलिक मॉडलिंग का ऊपर बेस करके 40,000 का रिकमेंड किया था। अगर आप उसका आधा कर दिया, 20,000 से कर दिया, तो वो सेकेंड तो नहीं जाएगा। सेकेंड, बांग्लादेश की तरफ जो पानी जाना था वो भी नहीं गया। सो बांग्लादेश में भी सेडिमेंटेशन हुआ, सैलिनिटी हुआ, उसका नेविगेशन का प्रॉब्लम हुआ, उसको जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो भी अफेक्टेड हो गया। ये तो हम डिनाई नहीं कर सकता, ये हुआ है, ये एरिथमेटिक हाइड्रोलॉजी है। उसको इकोसिस्टम का भी, सुंदरबन इकोसिस्टम का भी प्रॉब्लम हुआ। और एक चीज बोलते हैं कि बता रहे हैं कि फरक्का नदी पर, मतलब फरक्का जो बांध बना, इसके चलते बांग्लादेश में सैलिनिटी, जैसा आप बता भी रहे थे, वो मतलब बंजर भूमि का, बैरन लैंड का काफी विस्तार हो रहा है। कितना है वो, कितना बढ़ा है, कितना है, कुछ डाटा है आप कुछ बता सकें? बैरन लैंड नहीं, उसको एक गंगा कपोताक्ष प्रोजेक्ट बोल के एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है, तो वो लोग बोलता है, बांग्लादेश को लोग डिमांड कर रहा है कि वो उसमें पानी नहीं मिल रहा है। वो लोग बोल रहे हैं उसमें नेविगेशन प्रॉब्लम है। सबसे एक चीज समझना चाहिए कि गंगा का जो कैचमेंट एरिया है मोर देन 1 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर। स्टेट, इंडियन स्टेट का भीतर से राजस्थान से बंगाल तक उसका कैचमेंट है। हम लोग कभी सोचा नहीं कि देयर शुड बी प्रोपोर्शनल शेयरिंग ऑफ वाटर, कि कौन स्टेट कितना पानी ले सकता है। अगर यूपी ज्यादा से ज्यादा पानी ले लेगा, अगर उत्तराखंड ज्यादा से ज्यादा पानी ले लेगा, तो नीचे में बिहार का, बंगाल का, बांग्लादेश का तो प्रॉब्लम हो ही जाएगा। कभी हमारा पार्लियामेंट बा इंडो बांग्लादेश रिवर वैली कमीशन कभी ऐसा सोचा नहीं। नेपाल से जो पानी आ रहा है, थैंक्स इस नेपाल से, अब देखिएगा कि इलाहाबाद में गंगा फरवरी मास में इतना पानी कम हो जाता है, वो तो ऑलमोस्ट ड्राई हो जाता है। अगर आप फर्दर ईस्ट में नेपाल से कोसी, गंडक, घड़गड़ा आके गंगा तो फिर रेजुविनेट कर देगा। हम सोचना है एक हम लोग का एक फॉर्मूला बनाना है कि कौन स्टेट कितना पानी ले सकता है। अगर एक स्टेट पहले हाई उजान में हाई तो वो पूरा पानी ले लेगा, तो डाउन में तो घाटी, सो बांग्लादेश का साथ स्ट्रेस हो जाता। बांग्लादेश बोल रहा है कि हमारा, लेकिन 95% एरिया ऑफ गंगा वैली इज विद इन इंडिया।
लेकिन इंटरनेशनल रूल तो आपको ऐसा अलाउ नहीं करेगा कि 95% वाटर आपको है, तो हम बॉर्डर क्रॉस करके एक भी ड्रॉप पानी जाने नहीं देगा। अगर आप ऐसा डिसीजन ले लिया कि हम बांग्लादेश का तरफ एक भी ड्रॉप पानी नहीं जाने देगा, 95% हमारा है, तब नेपाल भी ऐसा डिसीजन ले सकता, ब्रह्मपुत्र के लिए चाइना भी क्लोज कर देगा। सो रिवर इज does not recognize international boundary. रिवर पुराना है, बाउंड्री उसका बाद बना है, एंड रिवर इज इंटरनेशनल। मिनट थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हूँ आपको। जी जी। ये स्क्रीन अगर आप शेयरिंग का नहीं कुछ दिखाना हो तो इसको बंद करें तो शायद दिखेगा। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है फेसबुक पे। तो स्क्रीन शेयर नहीं किया है, बंद कर देगा। नहीं, अगर आपको कुछ नहीं दिखाना है तो फिर कर सकते हैं। आप तो ऐसा ही बात चल रहा है, ठीक ही तो है। नहीं, उसमें फिर इस पे फेसबुक पे स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। आप लोग कोई नहीं दिख रहे हैं, बस जूम जूम लिखा हुआ दिख रहा है, केवल स्क्रीन दिखाई दे रही है। हम उसको बंद कर देना। हेलो, जब आपको कुछ दिखाना होगा तो आप शेयर कर लीजिएगा। जी जी, हाँ जी। नहीं, अगर आपको कुछ नहीं दिखाना हो, शेयर नहीं करना हो, बंद कर दिया, बंद कर दिया, कर दिया आपने शायद। ठीक है, ठीक। हाँ, बंद कर दिया। हाँ हाँ, तो आप बता रहे थे कि नदी पहले बनी है और उसके बाद बाउंड्रीज बनी है। तो अगर हम नदी का पानी इस तरह से रोकेंगे कि हम बांग्लादेश को पानी, एक बूंद पानी नहीं देंगे, फिर नेपाल भी ऐसा कर सकता है और चाइना भी ऐसा करता है, ऐसा आप बोल रहे थे? जी। सो हम लोग का समझना चाहिए, देयर मस्ट बी एन इंटरनेशनल कंसेंसस। नदी कोई राष्ट्र का एकक अधिकार नहीं है। ठीक है, ये हम लोग का समझना चाहिए। अच्छा, एक मतलब अभी तो काफी देर बातचीत हो गई, तो एक मतलब जो सवाल बार बार उठता है कि फर्क का एक और सवाल है, इसके बाद एक और सवाल करूंगा। पहले ये सवाल है कि अभी एक कोई नई स्टडी आई है जिसमें ये कह रहे हैं कि जो बाढ़ वगैरह आता है भागलपुर और मुंगेर और साहबगंज और इधर आगे बंगाल में, इसकी वजह फरक्का बैरेज नहीं है। वो स्टडी नहीं मानता कि फरक्का बैरेज की वजह से बाढ़ आ रहा है। देखिए, वो 2009 में 7 IIT को लेके प्रोफेसर लेके एक कमिटी बना था, गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान, और हम भी उसका मेंबर था। लेकिन बाढ़ तो फरक्का बैरेज तो पहले भी होता था। प्रॉब्लम क्या, आपको सोचना, जैसे कोशी का बाढ़, दिनेश जी होल लाइफ उसके लिए डेडिकेट किया। एब्रप्टली जब वो प्लेन्स में चला आता हिमालय से, हिमालय में से तीस्ता, कोसी, उसका जो वैली है डीप है। अब प्लेन्स में जब आता उसको वाइड हो जाता, एवं वाइड होके एवं इसका जो फ्लो पैटर्न, आई टोल्ड यू, हम बोला था 80 to 85% उसका चला जाता जुलाई अगस्त में। अगर एक अनइंटरप्टेड इंटेंस रेनफॉल हो जाता 3-4 दिन पहाड़ में, और हिमालय में जो डिग्रेडेशन हुआ, इसका एक न्यू थ्योरी आया, थ्योरी ऑफ हिमालयन डिग्रेडेशन। उसमें सेडिमेंट लोड नदी में इतना चला आता, नदी का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता। सो आपको ये मानना चाहिए फ्लड इज ए नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल इवेंट। नदी में बाढ़ होगा, पहले भी होता था, अभी भी होगा। हम लोग क्या किया, जो रेलवे लाइन बनाया, हाईवे बनाया, उसमें नदी का ऊपर से जो लिया, उसके पानी का स्वाभाविक जो गति था, चलने का रास्ता था, वो बंद हो गया। सो जो पहले 2 दिन का बाढ़ था, अभी 20 दिन का बाढ़ हो गया। नेचर ऑफ फ्लड हैज चेंज्ड। हिस्ट्री मतलब वो मैन मेड है। यस, दैट इज जो बंगाल में जब रेलवे लाइन हुआ मिड 19th सेंचुरी में, दामोदर में फ्लड इंटेंसिटी बहुत बढ़ गया। मेघनाथ शाह, द फेमस साइंटिस्ट, he wrote
क्या लिखा, if there is anything called justice in this world, people of Bhutan are entitled to get compensation from the railway authority. At that point of time, British Parliament में एक debate हो रहा था कि कैसे बंगाल में कैसे डेवलपमेंट होगा। एक ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स का बंगाल ऐसे इतना अच्छा नदी है, हम नदी से नेविगेशन करेगा। और एक दल साइंटिस्ट बोला कि नहीं, हम लोग रेलवे लाइन चाहिए, हाईवे चाहिए। बाढ़ तो आता ही है इधर। वो लोग सोचा कि ठीक है, हम लोग ऐसा ऊंचाई में रेलवे लाइन को रखेगा जैसे बाढ़ नहीं टच कर। तो वो लोग क्या किया, लाइन का साइड से एक्सकावेट करके मिट्टी निकाला और लाइन को ऊंचाई में उठा दिया। उसमें क्या होगा, वो जो बीच बनाया रेलवे लाइन का, वो हो गया मलेरिया का ब्रीडिंग ग्राउंड। मलेरिया बिकेम एपिडेमिक इन बंगाल। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन। और जो 2 दिन का बाढ़ था वो 20 दिन का बाढ़ हो गया। नेचर ऑफ फ्लड चेंज हो गया। फ्लड व्हिच वाज बेनिफिशियल बिकेम डिस्ट्रक्टिव। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता था कि कई लोग कहते हैं कि फरक्का बैराज को तोड़ देना चाहिए, तोड़ने का लाभ मिलेगा या अभी जो स्थिति है उसको रहने देना चाहिए, या क्या करना चाहिए जिससे लोगों को? ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल है। आप जस्ट सोचिए, अगर आप तोड़ देने का डिसीजन ले लिया, जो सेडिमेंट लोड अपस्ट्रीम में है लास्ट 30-35 इयर्स में जो जमा है पूरा नीचे चलाया, तो नदी का क्या हाल होगा? बांग्लादेश का तरफ, सेकेंड जो इम्पैक्ट होगा, ये जो भागीरथी है इसको 220 किलोमीटर 230 किलोमीटर टोटली ड्राई हो जाएगा। थर्ड इम्पैक्ट जो होगा, ये पूरा पानी जाएगा बांग्लादेश का तरफ, इंडिया का तरफ एक भी बुद्ध नहीं है, कारण डेल्टा टिल्ट जो है वो टिल्ट ईस्टवर्ड है। डेल्टा का टेक्टोनिक टिल्ट ईस्टवर्ड है, पूरा पानी। सो ये सब गंगा का इस तरफ में, बंगाल में जो 48 टाउन्स है, 48 टाउन्स अलॉन्ग द बैंक ऑफ द गंगा है, वो डिपेंड करता है गंगा का पानी के ऊपर। उसका सिविलाइजेशन भी खत्म हो जाएगा। तो हमारा मतलब है कि कुछ तो नफा हुआ, कुछ हमारा नुकसान भी हुआ, लेकिन रिवर एंड इकोसिस्टम हैज ऑलरेडी एडजस्टेड विद दिस। सो in near future there may be a disaster। हम ये बात, फरक्का का मालदा में इतना कटाव चल रहा है, वो हमको भी समझना चाहिए। उसका इन डिजास्टर्स फ्लड फ्यूचर में वो आउटफ्लैग भी कर लेता, ऐसा भी हो सकता है, जैसा कोसी में हुआ था 2008 तटबंध टूट गया था। ये टूट भी सकता है, लेकिन हम लोग का अलर्ट, लेकिन तोड़ने से हमारा मतलब कोई नाफा तो नहीं है हम लोग का, लेकिन क्षति तो बहुत होगा। हाँ, लेकिन हम आज नहीं तोड़ेंगे, कल तो नदी तोड़ेगी, ऐसा लग रहा है। वो तो अब तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तोड़ना मुश्किल है, मुश्किल ऐसा। लेकिन मतलब ठीक है, ये हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कब टूटेगा, कब नदी तोड़ेगी इसको, इसका अनुमान नहीं है हमारे पास कि 10 साल में टूटेगा कि 5 साल में टूटेगा, हाँ, या 20 साल में टूटेगा। लेकिन जिस दिन टूटेगा उसकी क्या तैयारी है हमारे पास? देखिए आप सोचिए 2013 में उत्तराखंड में क्या हुआ, आपको याद है? नहीं, हाँ, करीब 12-13 हजार लोग मारे गए और इतना ही पशु मारा गया। उसका बाद ही हम लोग क्या सीखा? केदारनाथ गया तो ऐसे फीन बन गया, नदी के नजदीक सब सेटलमेंट, एनक्रोचमेंट। गंगोत्री की जाके देखा, सेम थिंग, वी आर रिपीटिंग सेम थिंग। सो only it is not only the question of Farakka Barrage. You will have to start it from Bhimgora, then Bijnor, then Kanpur, then Farakka. All these structures, इसको लाइफ स्पैन कितना है, ये इसका असेसमेंट करना जरूरी है। हम लोग का असेसमेंट करना चाहिए। अगर बनाया अच्छा, हम लोग सो गया, हम लोग ऐसा ही किया ना। हाँ। अच्छा, मैं कई बार पढ़ता हूँ कि जैसे ब्रिटिशर्स जो है वो प्लानिंग करते थे, ये सिटी हम बसा रहे हैं,
ये नदी के किनारे है या कहीं भी एक सिटी डेवलप कर रहे हैं, तो उस सिटी को 20 साल बाद कितना इसका पॉपुलेशन लोड होगा, कितना इसका क्या होगा। तो क्या आज की तारीख में हमारे पास ऐसा कोई प्लानिंग होती है कि हम कोलकाता है या पटना है, तो आज अगर उसकी आबादी कोलकाता की अगर मान लें कि 5 करोड़ है, तो 20 साल बाद कितना होगा, उसको पानी की सप्लाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसकी कोई प्लानिंग होती है? इसको जो मॉडर्न साइंस में इसको बोलता है कैरिंग कैपेसिटी। हाँ। कैरिंग कैपेसिटी देखिए, कलकत्ता करीब 200 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका पॉपुलेशन है 45 मिलियन रेसिडेंट पॉपुलेशन। करीब 20 मिलियन एवरी डे कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इनटू द सिटी। सिटी इज ऑलरेडी ओवरक्राउडेड। ऑलमोस्ट ऑल इंडियन सिटी इज ग्रेजुअली बिकमिंग ओवरक्राउडेड। सो आप जो बोला था कि हम लोग का कैपेसिटी कितना है, हमारा सोचना है। इट रिमाइंड्स मी गांधी जी। गांधी जी said India lives in village, not in city. तो सोच रहा है कि जो प्लानिंग का जो अभिमुख है वो सिटी का तरफ है। आप रविंद्रनाथ को if you read Rabindranath, there is a small article called Pulli Katha. Pulli Katha, it means the story of villages. It says विलेज को, ग्राम को स्वयं संपूर्ण बनाना चाहिए। तब वो जो अभी जो चल रहा है, जब पॉपुलेशन माइग्रेशन टुवर्ड्स द सिटी, इसको बंद करना चाहिए। सो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग मस्ट बी रिफाइंड। we shall understand, we will have, और आपको साथ एकदम हम सहमत है, ये अनइंटरप्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ का चेक करना ही चाहिए। इतना पॉपुलेशन, Gandhi ji once said, may God forbid India be industrialized in the manner of West. If India industrialized in the manner of West, the tiny island kingdom of Britain का बात कर रहा था, has put the entire world in chain. If India consumes in the manner of West, the whole world will be locust. वो पंगोपाल खेती में आने से जैसा होता है ऐसा हो जाएगा कंट्री। So Indian culture is जेनाहम नामृतसम तेनाहम खीनपुरजम। जहाँ ते अमृत नहीं, आप बंगाल में बोलता है जहाँ ते अमृत नहीं ताहलो या भी की करी। तो हमको ये समझना चाहिए, ये जो मॉडर्न जो सिविलाइजेशन चल रहा है ना, it totally guided by the logic, profit, very commoner। स्वतंत्र जी आप पत्रकार हैं, आपको हम एक जरा रीड कीजिए। इसका Barry Commoner was a physicist. He became ecologist. He wrote a book called Making Peace with the Planet. He said, making peace with the planet, making peace with the Santi. He said 4 laws of ecology governs our existence. First law, everything in this ecosystem is connected with everything else. प्रति प्राण, प्रति उपादान एक अन्य के साथ संपृक्त है। Everything must go somewhere. It is dynamic system. नदी जाएगा, फिर बहेगा, and it has a cost. Whatever you do, you will have to pay a cost. And last law is most important. The governor said, the nature knows the best kind of engineering. Nature is so delicately balanced. Don't try to alter too much. Try to coexist with nature. Nature का साथ सहावस्थान करने को सीखो, इसको alter मत करो। अब तो it will be suicidal. हम लोग क्या किया? हम लोग alter करने start कर दिया। और alter भी एक लिमिट तक हो तो ठीक है। वो इतना वो लिमिटलेस है कि मतलब हम समझते हैं कि हम सब कुछ पे एकदम मतलब कंट्रोल कर लेंगे, सब कुछ हासिल कर लेंगे। एकदम। इंग्लिश वाज एन ब्रिटिश इंजीनियर। 1909 में एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में एक निबंध लिखा था, उसमें एक पैराग्राफ है, उसमें बोलता है व्हाटएवर वी डू, जो भी काम करता है, नेचर में एक स्ट्रेस देता है। हम क्या करता है, नदी से पानी लेता है, हम नदी का सील्ट ले लेता है, हम गाछ पेड़ को काट देता है। There should be a limit to this. अगर आप लिमिट क्रॉस कर गया
तब वो कालिदास का तरफ होगा, आपका एग्जिस्टेंस पूरा खत्म हो जाएगा। सर बोलिए। हाँ हाँ, क्या आप बोल रहे थे? हाँ, तो हम इट रिमाइंड्स मी आल्सो फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर लिखा था, उसका एक 1980 पेजेस लाइक दैट, एक पैराग्राफ है, तो बोल रहा है लेट अस नॉट ओवरकम ह्यूमन विक्ट्रीज ओवर द नेचर। तुम नेचर से जीत गया ये मत सोचो, तुम नेचर को एक पार्ट है। अगर तुम एक पार्ट होके, अंश होके समग्र को जय करने का कोशिश किया तो तुम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। 1934 में बोला था, रविंद्रनाथ भी ऐसा ही बोला था। 1924 में वो चाइना में जब वक्त कर दिया तो वो एक ही बात बोला, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ नेचर। तब ठीक जी। सर, आपसे लंबी बातचीत हुई, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब नीरज जी को ले चलेंगे, नीरज जी के पास, वो इसको समाप्त करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत अच्छी बातचीत हुई और बहुत सी ऐसी बातें हम लोगों को भी पता चली जो इतना इस विषय में हम लोग तो इतना जानते नहीं है, लेकिन आपने बहुत उसके नफे और नुकसान के बारे में काफी विस्तार से बात की, बहुत अच्छा लगा। और आपने बहुत अच्छी हिंदी बोली है। आपको ऐसा कैसे लगता है कि आप हिंदी नहीं बोल सकते? हमारा एक 6 years old पोती है, वो दिल्ली में, वो तो अच्छा हिंदी बोलता है, वो सब हर टाइम हंसता है हमारा हिंदी सुन के। हिंदी वैसी भी सबको समझ में आ जाए ना, उतनी हिंदी बहुत है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है बोलने के लिए। इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इंटरनेशनली और जो समझता है। और जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं वो तो वैसे भी इंग्लिश में ही है सारी, तो इसलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, हमें अच्छे से समझ में आई आपकी भाषा। तो आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका रुद्र जी, आपका शुक्रिया, स्वतंत्र जी, और हमारे जितने भी श्रोता दर्शक उपस्थित हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी नए विषय के साथ हम फिर मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में। जाके आपसे मिलेगा बीच रोड में। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका, वेलकम, कभी भी आइए, आप मुझे फोन करिएगा। उत्तराखंड का हमारा बहुत I love to go there. I frequently go to Uttarakhand, so Bijnor भी